तो स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे मदर टंग एंड अदर देन मदर टंग, मातृभाषा एवं मातृत्तर भाषा। सामान्य दृष्टि से वह भाषा जिसे कोई मनुष्य जन्म के कुछ माह बाद ही अपने माता पिता एवं संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखना प्रारंभ कर देता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। परंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे बोली भी कहते हैं और कई सामान्य बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा कहते हैं और समस्त समान विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा को भाषा कहते हैं। मातृभाषा प्रथम भाषा अथवा भाषा के शिक्षण से तात्पर्य इसी भाषा के शिक्षण से होता है और मातृभाषा से इतर सभी भाषाओं को मातृत्तर भाषा, द्वितीय भाषा अथवा भाषा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग मदर टंग एंड ऑफ अदर देन मदर टंग, मातृभाषा एवं मातृत्तर भाषाओं की शिक्षण विधियाँ। भाषा सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। जहाँ तक मातृभाषा सीखने की बात है, उसके बच्चे जन्म के कुछ माह बाद अपने माता पिता एवं संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का अनुकरण कर सीखने लगते हैं। इसके सिखाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। विद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले वे अपनी मातृभाषा के माध्यम से मौखिक रूप से विचार अभिव्यक्त करने लगते हैं, विचार विनिमय करने लगते हैं और तर्क वितर्क भी करने लगते हैं। विद्यालयों में तो उन्हें मातृभाषा के सर्वमान्य रूप से परिचित कराया जाता है और उनके पढ़ने लिखने की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। हमारे देश में प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को अपनी मातृभाषा की व्याकरण सम्मत स्वरूप से परिचित कराया जाता है। उच्च प्राथमिक पूर्व प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के व्याकरण सम्मत स्वरूप के साथ साथ उसके व्याकरण से परिचित कराया जाता है और माध्यमिक स्तर पर इन दोनों के साथ साथ उनके साहित्य की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। इस प्रकार बच्चों को उनके अपने इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित कराया जाता है। इसके विपरीत मातृत्तर भाषा की शिक्षा का प्रारंभ विद्यालयी शिक्षा से होता है। हमारे देश में तो मातृत्तर भाषा अंग्रेजी की शिक्षा अब सामान्यतः पूर्व माध्यमिक स्तर पर शुरू की जाती है, क्योंकि इस भाषा को बच्चे यहीं आकर सीखना आरंभ कर देते हैं। इस भाषा को सिखाने का हमारा केवल इतना ही उद्देश्य होता है कि बच्चे सिखाए जाने वाली मातृत्तर भाषा को सुनकर समझ सकें, समझ पूर्वक बोल सकें, पढ़कर समझ सकें और समझ पूर्वक लिख भी सकें। इनके साथ साथ मातृत्तर भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त विचारों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कर सकें और अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति विचारों का यथा मातृत्तर भाषा में अनुवाद भी कर सकें। इस प्रकार मातृभाषा शिक्षण और मातृत्तर भाषा शिक्षण में मूलभूत अंतर होता है। पहला अंतर तो ये है कि मातृभाषा बच्चे घर परिवार में सीखकर विद्यालय आते हैं और मातृत्तर भाषा बच्चे को विद्यालय में सिखाना प्रारंभ करते हैं। दूसरा अंतर ये है कि मातृभाषा को बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और मातृत्तर भाषा को विशेष प्रयत्न द्वारा सिखाया जाता है। तीसरा अंतर यह है कि मातृभाषा बच्चे उस शिशुकाल सीखना प्रारंभ करते हैं जब उनमें भाषा सीखने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है और मातृत्तर भाषा सामान्यतः उस समय सीखना प्रारंभ करते हैं
जब उनमें भाषा सीखने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम तीव्र होती है। चौथा अंतर यह है कि मातृभाषा की ध्वनियों पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है और मातृेतर भाषा की ध्वनियों को उन्हें उन ध्वनियों के साथ संप्रत्य सीखना होता है। तब इन दोनों मातृभाषा एवं मातृेतर भाषाओं की पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों में अंतर होना स्वाभाविक है। अब हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग मदर टंग, मातृभाषा शिक्षण की विधियां। मातृभाषा की शिक्षण विधियों को हम दो वर्गों में रख सकते हैं, प्राचीन एवं अर्वाचीन। प्राचीन विधियों में वे विधियां आती हैं जिनका विकास 18वीं शताब्दी तक हो चुका था और अर्वाचीन विधियों में वे विधियां आती हैं जिनका विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ है और वर्तमान में हो भी रहा है। मातृभाषा शिक्षण की विधियां। संसार में ज्ञान की सर्वप्रथम किरण भारत में स्फुटित हुई थी। शिक्षा के विषय में भी सबसे पहले हमारे देश में ही सोचा विचारा गया था। हमारे वेद, उपनिषद और इन पर आधारित श्रेष्ठ दर्शनों में ज्ञान के स्वरूप और उसे प्राप्त करने के साधन विधियों की विशद विवेचना की गई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाषा की प्राप्त करने के साधन और विधियों की विशद विवेचना की गई है। उस समय शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को मातृभाषा के व्याकरण के नियम रटाते थे और उन्हें व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करने का अभ्यास कराते थे। इन्हें क्रमशः कंठस्थ विधि या अभ्यास विधि कहते हैं। उस समय 8 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुलों में प्रवेश दिलाया जाता था। यहाँ बच्चों को उस मातृभाषा के व्याकरण का स्पष्ट ज्ञान कराया जाता है। इसके लिए शिष्यों को व्याकरण संबंधी नियम रखने पड़ते थे। इसे भाषा व्याकरण विधि भी कहते हैं। तब कुछ गुरुकुलों में योग्य गुरु इन नियमों की व्याख्या भी करते थे और ये प्रयत्न करते थे कि बच्चे यथा सिद्धांतों और नियमों को आत्मसात कर सकें। इसे व्याख्या विधि कहते हैं। व्याख्या करते समय प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से होता है। इसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। उस समय भाषा के व्याकरण के सिद्धांतों और नियमों की शिक्षा हेतु आगमन और निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण विधियों का विकास भी हो चुका था और गुरु इनका अनुसरण करते थे। ये बात दूसरी है कि इनका रूप आज से थोड़ा सा भिन्न हो गया है। ये सब विधियों की चर्चा हम यत्र तत्र करते रहते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा की व्याख्या गुरु आश्रमों के स्थान पर बौद्ध विहार और मठों में होने लगी। यहाँ एक स्थान पर अनेक उपाध्याय विषय विशेषज्ञ होते थे। इनमें सबके लिए सब प्रकार की शिक्षा का प्रबंध था। प्राथमिक स्तर के बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा देने हेतु पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई थीं और इनके माध्यम से मातृभाषा की शिक्षा देना प्रारंभ किया गया था। तब बच्चों को इन पुस्तकों के माध्यम से मातृभाषा की मूल ध्वनियों, लिपियों का ज्ञान कराया जाता था और उन्हें पढ़ने लिखने उनके कौशल में दक्ष कराया जाता था। इस विधि को पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। इस काल में उच्च कक्षाओं में व्याकरण और साहित्य की शिक्षा के लिए आगमन और निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्या, समीक्षा, प्रश्नोत्तर विधियों का प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल में हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। इस काल में मुसलमान आक्रमणकारियों ने बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र तहस नहस कर दिए और इनके पास अपना कुछ नया और अच्छा था ही नहीं। तब मातृभाषा की शिक्षा प्रायः पाठ्य पुस्तक प्रणाली, कथन प्रणाली द्वारा दी जाती थी और बच्चों को व्याकरण के नियम रटाए जाते थे। मातृभाषा शिक्षण की अर्वाचीन विधियां। आधुनिक युग में शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों में विशेष कार्य हुआ और इस विशेष कार्य के अंतर्गत शिक्षा और शिक्षण की परिभाषाएं ही बदल दी गईं। वहाँ मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत और सूत्रों के आधार पर शिक्षण की अनेक विधियों का विकास हुआ।
इनमें खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि प्रमुख विधियां थीं। इस बीच हमारे देश में भी अनेक शिक्षण प्रणालियों का विकास हुआ, जिसमें बेसिक शिक्षा प्रणाली मुख्य है। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी के विकास के परिणाम स्वरूप दो और नई प्रविधियां विकसित हुईं, एक स्वनिर्देशित अनुदेशन प्रणाली और दूसरी भाषा प्रयोगशाला प्रणाली। ये दो प्रणालियां विकसित हुईं। इन सब की चर्चा हम आगे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आधुनिक युग में प्राचीनकालीन शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं होता था। वह तो आवश्यकता के अनुसार ही होता था। भाषा सीखने के लिए अनुकरण विधि आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी प्राचीन काल में थी। कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण और संश्लेषण विधि आज भी इनका प्रयोग होता है और होना भी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज अदर देन मदर टंग, मातृत्व भाषाओं का शिक्षण विधियाँ। हिंदी का शिक्षण मातृत्व भाषा के रूप में करना होता है। हिंदी की मातृत्व भाषा के रूप में पढ़ाने हेतु मातृत्व भाषाओं की शिक्षण विधियों के विषय में भी जानना आवश्यक है। मातृत्व भाषाओं की शिक्षण विधियों को भी हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन विधियों में भी विधियाँ थीं जिनका विकास 18वीं शताब्दी तक हो चुका था। अर्वाचीन विधियों में विधियाँ थीं जिनका विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ है या वर्तमान में हो रहा है। मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियाँ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मातृत्व भाषाओं की शिक्षा का श्री गणेश भी हमारे ही देश में हुआ। प्राचीन काल में हमारे देश के व्यापारी न केवल देश के हर भाग में जाते थे, अपितु वे सुदूर समुद्र पार देशों में भी जाते थे। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ के लोगों की भाषा उनके संपर्क में आकर सीखते थे। इसे भाषा संसर्ग विधि भी कहते हैं। परंतु बौद्ध काल के तक आते आते हमारे देश के अधिकतर भाग में पाली भाषा का प्रयोग होने लगा। पाली उस समय हमारी मातृभाषा थी। प्रत्येक बौद्ध विहार और मठ में इस मातृभाषा की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उच्च शिक्षा केंद्रों में मातृत्व भाषाओं संस्कृत, तिब्बती और चीनी की शिक्षा की व्यवस्था भी थी। तब मातृत्व भाषाओं की शिक्षा प्रायः अनुवाद द्वारा दी जाती थी। इसे अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। इसके साथ साथ पाठ्यपुस्तक प्रणाली और व्याकरण प्रणाली का प्रयोग भी होता था। मध्यकाल में मातृत्व भाषाओं का शिक्षण इन्हीं विधियों द्वारा होता है। तब द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों को रखने और तदनुसार एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर विशेष बल दिया जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।